जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम जिंदगी की थपेड़ों से त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम अपने ईश्वर से प्रश्न करने लगते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि उन्होंने हमें ये दुख क्यों दिया। सच तो यह है संगत जी कि दुख का सामना करके हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जो हमें और तराशने और निखारने का काम करता है। संगत जी, हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं, यह बात हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि गुरु जी के तो सभी सत्संग बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही खास होते हैं, उसी तरह से आज का भी सत्संग बहुत खास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सुंदर लिखावट में हिंदी में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग हम सुनने जा रहे हैं, गुरु जी की प्यारी संगत है और पुरानी संगत है तनुज कपूर आंटी का। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्ते और सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया और इस सफर की सारी खुशियाँ आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आशा करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स सभी पर बरसें, और अगर मेरी जर्नी से, मेरे सत्संग से कोई रिलेट कर सके, किसी को बेनिफिट हो, तो मैं अपने आप को दोबारा बहुत खुशकिस्मत समझूंगी और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी, आपका हुक्म हुआ है सर आँखों पर, और कोशिश करूंगी कि आपका सत्संग जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करूं। आशा करती हूँ कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड, अपना शुक्राना उस प्रकार से कर सकूं जो मेरे मन में है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के चोले में रहते हुए जो मेरी जर्नी रही, और उसके बाद जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब तो हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं और इस बात का प्रमाण भी देते हैं और पक्का विश्वास भी दिलाते हैं। तो गुरुजी, आई डू बिलीव, यही है, कहीं नहीं गए हैं, हर पल हमारे साथ हैं। हम उनको महसूस करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, वो हर समय हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी से मिली उस समय हमारी फैमिली एक शिव भक्त है। हमारे घर में भोलेनाथ को, शिव को बहुत ही प्यार किया जाता है। ऐसी पूजा पाठ की कोई रिचुअल्स नहीं है हमारे घर में। बस ऐसा कह सकती हूँ कि हर सांस में ओम नमः शिवाय चलता था। मेरी मदर जरूर सोमवार का व्रत रखती थी, माता रानी की भी पूजा होती थी, बट ऑन द रेगुलर बेसिस ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। शिव जी के लिए बहुत ही अधिक प्रेम था हमारे दिलों में, बहुत ही विश्वास अभी भी है। और अब जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने अपने पास बुलाया और मैं इतनी संगत का सत्संग भी सुनती हूँ और मैंने पढ़े भी हैं, गुरुजी अपने भक्तों के पास या तो खुद जाते थे या अपने पास जरूर बुलाते थे। और आई थिंक ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि हमारे कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे और भोलेनाथ के साथ जो लगाव, जो प्यार, उसका फलस्वरूप हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने बढ़िया गुरुजी मिले हैं। उस बात का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भोलेनाथ से बहुत प्यारे और प्यार से हम शिवजी को शंकर बाबा कहते थे और आज भी हम शंकर बाबा ही कहते हैं। तो वो हमारे घर के एक मेंबर थे और घर के मेंबर हैं। तो संगत जी, गुरुजी का बुलावा आया 1989 में। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं। 1989 में उनकी पोस्टिंग गुरदासपुर में थी। जो मेरे हस्बैंड के सुपीरियर थे, जो वहाँ के ब्रिगेड की कमांडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो गुरुजी के भक्त थे, वो और उनकी आंटी। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस में मैसेज दिया सैटरडे को कि हमारे कमांडर साहब के गुरुजी आ रहे हैं, तो आप भी आइए अपनी वाइफ के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो मेरे इन-लॉज की फैमिली है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं होता है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा में बहुत बिलीव है, लेकिन पूजा पाठ इतना ज्यादा नहीं होता और गुरुओं में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, और मेरी फैमिली भी गुरु में विश्वास नहीं रखती।
तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि हो सकता है कि हम ना आए, कि हम किसी गुरु बाबा में विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि आप घर जाना और अपनी आंटी को बताना। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज होती है उनका झुकाव जल्दी से भगवान की तरफ, स्पिरिचुअल की तरफ हो जाता है। उन्होंने सोचा कि शायद वो अपनी वाइफ को बताएंगे तो वो मान जाएंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है सर, मैं जरूर बताऊंगा। और जब ये घर आए तो उन्होंने मुझे बताया। तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस वक्त हमारे मन में कोई ऐसा कोई विचार था नहीं, जाना है नहीं जाना है, बस एक दूसरे को देखकर विचार आया कि हम नहीं जाएंगे वहां पर, गुरुओं में हम नहीं फंसना चाहते हैं। तो हस्बैंड कहने लगे कि अच्छा, मैं उनको मना कर दूंगा। देखो, जब गुरुजी का बुलावा होता है, गुरुजी चाहते थे कि हम आए, तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं और आपका माइंड बिल्कुल बदल देते हैं। तो शाम को मेरे हस्बैंड बोले कि देखो, ऐसा है कि वो मेरे बॉस हैं और अगर हम नहीं जाएंगे और मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम बड़े ही क्लीन भाव के साथ वहां आए। हमने कुछ सोचा नहीं था कि गुरुजी कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, हमें क्या मांगना है, कुछ भी नहीं। अगले दिन संडे था। अगले दिन सुबह हम गए उनके घर। एक बात बताना चाहती हूँ कि उस दौरान मेरी बैक में बहुत ट्रबल होता था। आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ बैक एक। मैं सारे काम कर लेती थी, चल फिर भी लेती थी, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ थी। तो अगले दिन जब हम गए तो बड़ा सा हॉल था, जैसे ब्रिगेडियर्स के बड़े से हॉल होते हैं। गुरुजी तब चोला नहीं पहनते थे। ही वॉज वेरी स्मार्ट। और उस वक्त वो पैंट पहनते थे या सफारी सूट पहनते थे और बहुत ही स्मार्ट शूज पहनते थे। तो जब हम गए और अभी अंदर घुस रहे थे तो हमने देखा कि सामने सोफे पर वन जेंटलमैन इज सिटिंग। तो गुरुजी ही होंगे, क्योंकि बाकी सब लोग नीचे बैठे हुए थे और ज्यादा संगत नहीं थी। मेरे ख्याल से 10-12 ही लोग थे। और अभी मैं पूरी तरीके से बैठी भी नहीं थी कि एकदम से गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने तुरंत ही अपने हाथ से, एक सिग्नेचर स्टाइल था उनका, उससे मुझे इशारा करके आगे बुलाया। उस समय मुझे गुरुजी के दरबार का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं पता था और हम बिल्कुल सिंपल भाव से, बहुत प्यार के भाव से गए थे। तो मैं गई उनके पास और मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने मत्था टेका कि नहीं टेका। मैं वहाँ खड़ी हो गई उनके पास जाके। तो गुरुजी ने मुझे देखा और वहाँ पास में एक आंटी बैठे हुए थे। तो पास में जो आंटी बैठे थे उनको गुरुजी कहते हैं कि आंटी, इन्हों अंदर ले चल। उस हॉल के साथ ही एक दूसरा कमरा था, तो मुझे ले गई और गुरुजी भी साथ साथ चले। मैं सिर्फ ऐसा ही कहूंगी कि एक रोबोटिक मूवमेंट था कि गुरुजी के पीछे पीछे मैं चलती गई। और दूसरे कमरे में पहुंचकर गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हुन तू लेट जा। तो मैं अपने पीठ के बल लेट गई और गुरुजी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने आंटी से कोई चम्मच मांगा। और मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी स्पून से कुछ हीलिंग करते थे। मुझे बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी ने क्या क्या चीजें की हुई है। आज भी मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो पता चलता है कि अच्छा, गुरुजी ने ऐसा किया, ये तो हमारे साथ भी किया है, ये तो ये भी किया है, वो भी किया है। तो आज तक भी हम ये जान रहे हैं कि गुरुजी ने क्या क्या हमारे लिए किया है। गुरुजी ने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ब्लेस किया है, सुख में भी दुख में भी हर पल उन्होंने ब्लेस किया है। और ये जो मेरा सत्संग है, ये मेरा गुरुजी के प्रति सही मायने में शुक्राना है। मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ। ये थैंक्स गिविंग सत्संग है। तो फिर गुरुजी ने चम्मच के साथ मेरी बैक पर ऐसे टच किया और उन्होंने चम्मच नीचे रखा और अपने हाथ की तली जोर से मेरे बैक पर लगाई और कहते कि चल हुन तू खड़ी हो जा। और मैं खड़ी हो गई। एंड यू डोंट बिलीव, दिस वॉज अ मिरेकल। वो जो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे बैक पेन होता था, एक पाँव पे मैं झुकाव देती थी, वो जब मैं खड़ी हुई तो पूरा दर्द गायब हो चुका था। देयर वॉज नो पेन, बिल्कुल दर्द नहीं था। दोनों पैरों पे बराबर बराबर दबाव डाला, कहीं भी दर्द नहीं था। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई, पर ऐसा अंदर से नहीं लगा कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, पर अंदर से दिल बहुत खुश था। फिर गुरुजी ने कहा कि चल फिर आ जा, और गुरुजी वापस हॉल में आकर बैठ गए और मैं भी पीछे जाकर बैठ गई। और फिर उसके बाद लंच हुआ। वाई, मैं लंच क्यों कह रही हूँ, लंगर क्यों नहीं कह रही हूँ? क्योंकि उस दिन लंगर नहीं करा था, हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में लंच लिया था। ये सब गुरुजी की अपनी प्लानिंग थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने किसी कारण से बुलाया था वहाँ पर। शायद मुझे ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी। और जब हम टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और मैं जस्ट गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, ये भी कुछ गुरुजी की प्लानिंग रही होगी। और जब हम खाना खा रहे थे, अब मैं कहूंगी कि हम लंगर खा रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, ठीक ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग आम फैमिली जब नॉर्मल इकट्ठे बैठकर खाना खाती है, बातचीत करते हैं, तो हम वैसे ही खाना खाते समय, लंगर खाते समय बातें कर रहे थे। और ना गुरुजी बहुत लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन करते थे। और अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ ऊपर किया आसमान की तरफ, और एकदम से उन्होंने हाथ नीचे किया। ही गॉट समथिंग इन हिज हैंड। उनके हाथ में कुछ था
और गुरुजी ने वो मेरी तरफ बढ़ाया और कहा एले तू खा ले। तो पहले तो मुझे लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मैजिक शो कर रहे हैं, किसी को क्या दिखाना चाहते हैं। गुरुजी ने मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने खा लिया। वो पूरा पंजीरी की तरह मीठा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि डिवाइन प्रसाद है। सो यस, आई एम सो लकी कि मुझे वो डिवाइन प्रसाद मिला, पर तब मुझे नहीं पता था। बस गुरुजी ने कहा कि खा ले, मैंने खा लिया। और आज जब मुझे सब कुछ पता है कि गुरुजी ने क्या क्या किया है, तो सोचती हूँ कि गुरुजी आपने तो मुझ पर कितनी कृपा कर दी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तूने तो किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। तो मैंने कहा गुरुजी ने कहा खा ले तो मैंने खा लिया। और लंच के बाद दोबारा हम लोग सब वापस ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए, बातचीत करने लगे। तो जब हम वापस घर आना चाहते थे तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली। तो गुरुजी कहते हैं कभी सड्डे घर भी आओ ना। तो उन्होंने अपना बताया डिफेंस कॉलोनी में जलंधर का। तो हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ गुरुजी हम जरूर आएंगे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद द गुरुजी। और अब मैं कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ही डिवाइन मीटिंग थी। वो शब्द है ना पुराना कि वो पल कितना प्यारा था जब आपने मुझे दर पर बुलाया। कुछ महीने 2 महीने बाद हम लोग जलंधर भी गए। हमारा होम टाउन दिल्ली है। हम छुट्टी के लिए आ रहे थे तो हमने सोचा कि रास्ते में गुरुजी से भी मिल लेंगे। गुरुजी ने कहा था कि कभी मिलने आना। इतने प्यारे लगते हैं ना गुरुजी के शब्द, एक एक पल मुझे याद है, एक एक शब्द मुझे याद है। तो हम जलंधर गए गुरुजी के पास मिलने। हम गए गुरुजी के पास, बैठे थोड़ी देर, हम वहीं बैठे। मेरे फादर इन लोग की लास्ट पोस्टिंग जलंधर थी। तो मेरे फादर इन लोग जलंधर से ही रिटायर हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को वो घर भी देखने जाना था। तो थोड़ी देर के बाद हमने गुरुजी से इजाजत ले ली। इजाजत ली कि गुरुजी अब हम चलते हैं। जैसे ही हमने गुरुजी से आज्ञा ली, उस वक्त गुरुजी किसी कर्नल के घर जा रहे थे। गुरुजी को किसी मिलिट्री ऑफिसर और कर्नल इनके यहाँ पर जाना बहुत पसंद था। मेरे हस्बैंड भी मेजर थे। तो जैसे हम लोग आज्ञा लेने पहुंचे, हमने आज्ञा ली गुरुजी से जाने के लिए, तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं मेजर साहब तुसी भी साढ़े नाल चलो। और गुरुजी का मैजिक देखिए संगत जी कि हमें जाना कहीं और था और हम गुरुजी के साथ चल पड़े। हमने कहा ठीक है गुरुजी। बाहर आए तो गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम्हारी गड्डी चलाएंगे। साथ में हमारे बच्चे भी थे। गुरुजी गाड़ी में आए, गुरुजी आगे बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। तो रास्ते में साइड में एक जूस वाला था। एकदम जूस वाले को देखकर बोलते हैं हमसे कि जूस पियोगे? तो हमने कहा हाँ गुरुजी जरूर पियेंगे। तो हमें लगा कि शायद गुरुजी का मूड है जूस पीने का। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, गुरुजी ने विंडो से सर बाहर निकाला और जूस वाले को इशारा किया। तो मेरे हस्बैंड तुरंत जल्दी से उतर के गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी पैसा दे दे। हम सब ने जूस पिया। जूस पीने के बाद जैसे मेरे हस्बैंड पैसा देने लगे, उस जूस वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो लेने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बहुत इंसिस्ट किया, उसने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए। वो बार बार गुरुजी की तरफ देखे जाए और उसने गुरुजी की तरफ प्रणाम किया और पैसे नहीं लिए। उसके बाद हम गुरुजी के साथ कर्नल अंकल के यहाँ पहुंच गए और उसके बाद फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेकर चले गए। संगत जी, गुरुजी की कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। गुरुजी का हर शब्द, हर वाक्य, हर एक्शन ऐसे नहीं होता। उनका हर शब्द, हर वाक्य, हर एक्शन कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा होता है। अब ये जो गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे, इस बात का ज्ञात मुझे अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीने पहले ही समझ आया कि क्यों गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, इसको मैं फिर कभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद एक बार फिर मैं दिल्ली आई तो मेरी मम्मी को मिडिल बैक में काफी तकलीफ हो रही थी और तब मैं गुरुजी के रंग में काफी रंग चुकी थी। मुझे गुरुजी से काफी लगाव हो चुका था। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं वो आपको ठीक कर देंगे। तो मेरी मम्मी मुझे देखती है कि अच्छा तू बड़ी गुरु वाली हो गई है, क्योंकि ये बात उनके लिए बहुत नई थी कि हम किसी गुरु के चक्कर में हैं या हमने किसी को गुरु बना लिया है। तो मैंने जिद की कि नहीं आप मेरे साथ चलो, और शायद गुरुजी का बुलावा उनके लिए था। हम लोग वहां गए, हम जलंधर पहुंचे मम्मी को लेके। तब कोई टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था। मेरे एक फ्रेंड है, वो भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी भी उन परिवार को बहुत प्यार करते हैं। मतलब रोज ही गुरुजी उनके घर जाते थे। तो मैं मम्मी को लेकर वहां गई और उन्हीं के घर पे हम ठहरे और फिर वहां से गुरुजी के जलंधर मंदिर गए। और जब हम गए तो गुरुजी बहुत खुश हुए और गुरुजी बहुत प्यारी सी मुस्कान दे रहे थे। हम वहां जाकर के बैठे, चाय प्रसाद आया और चाय प्रसाद ली हमने। और तो गुरुजी मम्मी की तरफ देखकर बोलते हैं कि फिर तुम्हारी क्या सेवा की जाए। तो मम्मी ने इशारे से बताया आपकी यहाँ पर दर्द है। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई गल नहीं, ठीक कर देंगे। और फिर गुरुजी मम्मी के पीछे जाकर के खड़े हुए और गुरुजी ने मम्मी की बैक पर काफी सारी मुक्के मारे और फिर कहते हैं मम्मी को कल्याण कर देता। मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी का जो पीठ का दर्द था, बैक का दर्द था, वो तुरंत ठीक नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों में मम्मी ने महसूस किया कि धीरे धीरे वो दर्द पूरी तरीके से गायब हो गया
और उन्हें पता ही नहीं चला कि तकलीफ कब चली गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उन दिनों मुझे एक गायनिक इशू थी जो आगे चलकर की बहुत बड़ी इशू बन गई। हम जलंधर में जहाँ पर गुरुजी का किचन था वहाँ पर एक कमरे के पास जगह थी, वहाँ पर मैं खड़ी थी दरवाजे के पास। तो जलंधर में जो गुरुजी का किचन था वहाँ पर एक दूसरा कमरा था, उस कमरे की विंडो के नीचे बैठी हुई थी और गुरुजी खड़े थे दरवाजे में। और फिर मेरी तरफ गुरुजी देख कर के कहते हैं कि होर फिर सब ठीक है? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी सब ठीक है। और संगत जी उस समय, और संगत जी फॉर मी दैट टाइम गुरुजी इज जस्ट लाइक अ मैन, और मैं उनसे अपनी गायनिक इश्यूज शेयर नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत हेजिटेशन था। तो मैंने कहा गुरुजी सब ठीक है। और गुरुजी मुझे देख करके मुस्कुराए, किचन में गए और कुछ पान के पत्ते ले आए और उन्होंने उस पान के पत्तों को अपने आगे रखा और कुछ बोला, और वो कुछ बोल करके गुरुजी ने मुझे वो पान के पत्ते दे दिए और गुरुजी ने बोला इशारे से कि एनु ऐथे रख ले, लोअर एब्डोमेन में रख ले और शाम को फेंक देना। अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी है ना अंतर्यामी, उनको पता था कि मुझे क्या तकलीफ है, उन्होंने मुझे बुलाया था और जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वैसा ही किया। और संगत जी ये ब्लेसिंग्स भी मुझे अगले 10 साल बाद काम आई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने गुरदासपुर बुलाया, जलंधर बुलाया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो जरूर किसी न किसी कारणवश हमें बुलाया था, हमें ब्लेसिंग्स दी, हमारा कल्याण किया। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर हमारे पास ना सेल फोन थे और ना ही लैंडलाइन फोन थे। तो फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गुजरात हुई, गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट हुई एंड धीरे धीरे वी लॉस्ट द टच विद द गुरुजी। तो गुरुजी को ये बात पता था कि शायद हम उनसे थोड़े समय के लिए दूर चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी मेमोरीज गुरुजी के साथ इतनी सुंदर थी, हर पल गुरुजी के साथ थे, तो डिस्कनेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं था। बस थोड़ा सा हम लोग अलग शहरों में चले गए और गुरुजी से परे हो गए। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी ही जानते हैं कि कब किस समय किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है। हमें तब भी नहीं पता था और हम आज तक भी नहीं समझ पाते कि गुरुजी कब किसको क्या ब्लेसिंग्स देंगे। हम तो उस वक्त दूसरे शहरों में थे, लेकिन मेरे इन-लॉज भी दिल्ली में थे, मेरी मम्मी भी दिल्ली में थी। तो हमारी एब्सेंस में जब गुरुजी वहाँ आए थे, बड़े मंदिर में थे, तो एक दिन गुरुजी हमारे घर डिफेंस कॉलोनी में आ गए। हमारा घर भी डिफेंस कॉलोनी में था, मेरे फादर और मदर इन लॉ थे वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु में, किसी भी गुरु में कोई विश्वास घर वाले नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि एक प्रकार का आडंबर है। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी को वो अंदर आने दिया, उन्हें बिठाया और गुरुजी अकेले आए, और तब भी गुरुजी शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे। और अब जब मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछती हूँ तो कहती है वो तो बिल्कुल यंग सा लड़का था। तो जब उन्होंने बेल बजाई तो फादर इन लॉ ने पूछा होगा अंदर से, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं आपके बेटे और बहू का गुरु हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी को वेलकम किया घर में, एंड दिस इज वेरी समथिंग डिफिकल्ट टू बिलीव फॉर मी। अगर गुरुजी कुछ करना चाहते हैं तो वो तो हो ही जाता है। तो गुरुजी आए और 1 घंटा बैठे हमारे घर, वहाँ बैठे, चाय पी और बहुत अच्छी गपशप की उन्होंने मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ। मेरी मदर इन लॉ बहुत सुंदर गाना अभी तक गाती है, शी इज 91। और गुरुजी का तो आपको पता है म्यूजिक और म्यूजिशियन से तो बहुत ही लगाव है। तो बातों बातों में गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि फिर तुसी की करदे हो सारा दिन? तो मेरी मदर इन लॉ कहती है गुरुजी मैं तो गानी हाँ। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर सुनाओ सानू कुछ। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनके सामने 2-3 गाने गाए और बस ऐसे ही गुरुजी 1-1.5 घंटा बैठे और फिर वहां से चले गए। वो क्यों आए थे और क्या क्या ब्लेस करके गए, आई वॉज अटरली ग्रेटफुल टू हिम। हम पूरा परिवार अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। गुरुजी ने अपने चरण डाले घर में और हम घर को ब्लेस किया, हमारे घर के मेंबर्स को ब्लेस किया। मेरी मदर इन लॉ ने 3 गाने गुरुजी को सामने गाए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मदर इन लॉ के साथ थी ना, तो उनके गाने में ऑब्वियसली निखार तो आना ही था। और इसके बाद गुरुजी मेरे पेरेंट्स के घर भी गए। मेरे पेरेंट्स सफदरजंग एनक्लेव में रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर दोनों ही नहीं हैं, दोनों ही गुरुजी के श्री चरणों में हैं और गुरुजी ने मुझे दिखाया भी है। और गुरुजी वहां पर भी अचानक ही पहुंचे, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। तो गुरुजी मेरे पेरेंट्स के साथ बैठे, वहां उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ऑफ कोर्स मेरे फादर नहीं है, मेरा ब्रदर है और उसकी फैमिली है। मेरे ब्रदर की बुक शॉप है खान मार्केट में जिसका नाम है बहारी सन्स, और गुरुजी को बहुत पसंद थी। और गुरुजी अगले दिन मेरे फादर की शॉप पर चले गए बिना बताए, और मेरे फादर तो गुरुजी को देखकर बहुत हैरान हुए। तो गुरुजी कहते कि मैं तुझे ब्लेस करने आया हूँ।
तो गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया, बुक शॉप को ब्लेस किया। और आप जानते हैं संगत जी, ऑनलाइन का जमाना है, बहुत सारी काफी सारी बुक्स, कोई भी बुक्स आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। काफी सारी बुक शॉप सब बंद हो चुकी है, लेकिन हमारी बुक शॉप में गुरुजी के चरण पड़े हुए हैं और वो आज भी चल रही है और वो बहुत अच्छी कंडीशन में आज भी चल रही है। और गुरुजी ने सिर्फ बुक शॉप को ब्लेस नहीं किया, मेरी हर फैमिली मेंबर्स को, मेरे ब्रदर को, मेरी मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, सबको ब्लेस किया। तो इस तरह से गुरुजी आए और मेरे दोनों घरों में अपनी ब्लेसिंग्स देकर गए और फादर की शॉप में भी। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को फोन करके कहा ऑफिस में कि आपके गुरुजी आए थे, और बस इतना कहा और बस लाइफ ऐसे चलती रही। तो पहले गुरुजी 1989 में मिले थे और उसके ठीक 10 साल बाद 1999 में मिले। और जो मेरी गायनिक प्रॉब्लम थी वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई और तब मेरे हस्बैंड हैदराबाद में पोस्टेड थे। हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, आर्मी डॉक्टर्स को भी दिखाया, हमने अपोलो में भी कंसल्ट किया और उनकी यही राय थी कि मुझे सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो उनका कहना था कि आपकी यूट्रस के जो सेल हैं वो रंग बदल रहे हैं और अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे जल्दी नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तब आप ये करा लेना, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद आपको 2 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। तब हमें पता चला कि इट वॉज अ रिस्की, तो हमें लगा कि क्यों वेट करना चाहिए। तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, बेटा मिडिल स्कूल में था और बेटी जो थी वो कॉलेज में थी। तो फिर समर वेकेशन जब आए तो मैंने सोचा कि तब करा लेंगे। उसके पहले मेरे हस्बैंड हैदराबाद में डिफेंस कॉलेज में इंस्ट्रक्टर थे। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली किसी काम से आ रहे थे, आई थिंक लेक्चर देने आ रहे थे। तो फ्लाइट में मेरे हस्बैंड आ रहे थे और उनके साथ जो लेडी पैसेंजर थी, मेरे हस्बैंड के साथ में जो लेडी बैठी हुई थी वो दिल्ली के एम्स कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि तब तो इन बातों का ख्याल नहीं था, क्योंकि गुरुजी तो माइंड से निकल गए थे। पर अब पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग गुरुजी की थी। हमने हैदराबाद में सर्जरी करानी थी, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ वहां होना था, पर गुरुजी चाहते थे कि मैं एम्स में कराऊं। और गुरुजी का ऐसा कह सकती हूँ कि उनका अपना हॉस्पिटल है एम्स। गुरुजी की बड़ी मेहर है एम्स हॉस्पिटल पर। इवन आर्मी हॉस्पिटल्स पे भी गुरुजी की बड़ी मेहर है। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे शेयर किया जो मेरी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वाइफ को मेरे पास भेजिए, आजकल नई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है, हम उसे कर सकते हैं। तो आप उन्हें मेरे पास दिल्ली भेजिए, मैं उनसे मिलूंगी, उनका चेकअप करूंगी। तो अब ना गुरुजी का जो है मैजिक शुरू हो गया था, गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो जब मेरे हस्बैंड लौट कर आए, उन्होंने जब मुझे बताया तो आई थिंक मैं 1 हफ्ते में ही एम्स पहुंच गई दिल्ली में। तो उनका नाम था डॉक्टर मित्तल और उनका फोन नंबर मुझे दिया था। मैंने उनको जाते ही फोन किया तो उन्होंने कहा आ जाइए मिलने। आप जानते संगत जी की एम्स में कितनी लाइनें लगी होती हैं, पर ये प्लानिंग तो गुरुजी की प्लानिंग थी। मैं अंदर गई जैसे मुझे बताया था, उन्होंने मुझे अटेंड किया, मुझसे बात की, मेरे टेस्ट लिए। फिर मैं वापस हैदराबाद गई और कुछ दिनों के बाद ही बच्चों की वेकेशन शुरू होने वाली थी और फिर हम दिल्ली आ गए और फिर वहां जाकर के दिल्ली में एम्स में जाके एडमिट हो गए। प्राइवेट कमरा भी मिल गया, लेकिन प्राइवेट कमरा भी मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें मिल गया। लेकिन इन सब में पूरी गुरुजी की प्लानिंग थी। तो सर्जरी मेरी होनी थी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा कुछ घबराहट थी। तो मुझे याद है मुझे किसी ने कहा था कि मेरी जो लाइफ है ना वो बहुत लिमिटेड है। तो मुझे अंदर से इतनी घबराहट थी कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी लेकिन वापस बाहर नहीं आ पाऊंगी। और ऐसे एक बार हैदराबाद में कोई आया था जिनको मैंने अपना हाथ दिखाया था, तब उन्होंने कहा था कि आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो मेरे दिमाग से वो बात गई नहीं। आपके दिमाग से ना संगत जी बुरे विचार जल्दी जाते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि इन चक्करों में मत पड़ो। खैर एनीवे मुझे बहुत डर था, मुझे लग रहा था कि मैं अंदर गई तो वापस बाहर नहीं आ पाऊंगी। मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे और अगले दिन जब सर्जरी थी वो रात में वहां आए और ही केम टू माई रूम। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक भोलेनाथ की, शंकर बाबा की छोटी सी मूर्ति है जो मुझे मेरी बुआ जी ने दी थी और आज तक वो शंकर बाबा की मूर्ति मेरे पास है। सो माय हस्बैंड केम एट नाइट और उनके हाथ पीछे थे और कहते हैं कि देखो कौन आया है मेरे साथ, और उन्होंने हाथ आगे किया और मेरे शंकर बाबा की मूर्ति थी और कहते हैं देखो तुम इन्हें वहीं छोड़ आई, इन्हें मैं ले आया हूँ। तो मेरे शंकर बाबा मेरी साइड की टेबल पर आ गए और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मेरी सर्जरी बहुत अच्छी होने वाली थी। तो मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हुई और जैसा मुझे बताया गया था कि मुझे 2 महीने बेड रेस्ट करना था और उसके बाद हम वापस हैदराबाद चले गए और मैं खुश थी कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हो गया। तो वहां पर भी मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो गई है, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए।
संगत जी मैं बहुत एक्टिव थी, स्पोर्ट्स में, रनिंग में, सब में बहुत एक्टिव थी। एक्सरसाइजेज, योगा, इन चीज़ों का बहुत शौक था। और फिर मैंने डॉक्टर के कहने के बाद अपने घर पर एक्सरसाइज शुरू कर दी एंड दैट वाज टोटली रॉन्ग। और ऐसा करते समय, एक्सरसाइज करते समय मेरी बैक खिंच गई और वो दर्द फिर से स्टार्ट हो गया और मुझे लगा कि मुझे तो अब स्लिप डिस्क हो गया। आई वॉज इन लॉट ऑफ ट्रबल। मैं करीब 8 से 9 महीने बेड रेस्ट पर थी और बहुत दर्द में थी। मैंने बहुत फिजियोथेरेपी कराए, डॉक्टर्स के इलाज कराए, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और मुझे बहुत लो फीलिंग होने लगी और मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगी बेड रेस्ट पर। तो हमने हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी है जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं जिनका हीलिंग टच बहुत अच्छा है, मैंने वो सब भी करवाया और बहुत से लोगों को उनसे फायदा होता है, पर मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद से जो मुझे लो फीलिंग होती थी वो बढ़ती चली गई और वहाँ पे जो न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल था मैंने वहाँ पर भी दिखाया। तो जो न्यूरो सर्जन थे उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आपकी वाइफ की जो बैक की प्रॉब्लम है ना वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जिस तरीके से डिप्रेशन में जा रही है वैसा उन्हें डिप्रेशन में मत जाने दीजिए। लेकिन संगत जी मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश की और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पॉजिटिव कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि भाई आपको क्या पता व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। और दिन के समय बच्चे काम पर चले जाते थे और मैं अपने थॉट्स में ही रहा करती थी। तो एकदम से मुझे ख्याल आया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी वेयर आर यू एंड ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। तो मुझे वो सब कुछ फ्लैश होने लगा कि गुरुजी के साथ मेरी कैसी यादें थी, कैसा मेरा बॉन्ड था, कैसे मैं मिली थी, और सारा कुछ वो मेरे दिमाग में आ गया। और मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ हैं, सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने कहा गुरुजी का पता करो। तो मेरे हस्बैंड ने कोशिश की फोन करने की जिनके घर पर हम पहली बार मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हम उनके टच में अब नहीं हैं, पर उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वो दिल्ली के आसपास कहीं हैं। हमने 2-4 लोगों से और कोशिश की पर गुरुजी का कोई पता नहीं चला और मेरे अंदर से एक्साइटमेंट शुरू हो गया कि बस अब गुरुजी को ढूंढना है, गुरुजी को ढूंढना है। संगत जी जब दिल से अंदर से पुकार आई ना गुरुजी के लिए, गुरुजी ने उसी वक्त से अपना जादू शुरू कर दिया। और मैं सोचती हूँ कि उस समय के बाद मैं थोड़ा बेटर होने लगी, मैं चलने फिरने लग गई और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग तब दूसरी जगह हो गई थी और मैं बच्चों के साथ हैदराबाद में थी। मेरे बच्चों ने अपने कॉलेज खत्म किया और मेरी बेटी को जॉब लगी। बेटी को जो जॉब लगी वो दिल्ली में पोस्ट किया उसको। तो मैंने सोचा मैं भी दिल्ली चलती हूँ। मेरा बेटा, मैं और मेरी बेटी हम तीनों दिल्ली आ गए। पर तब तक मुझे गुरुजी का कुछ पता नहीं चल रहा था और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड की भी दिल्ली पोस्टिंग हो गई। और एक बार मैं खान मार्केट गई। संगत जी ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो तब मैं बहुत उदास रहा करती थी। तो तब मेरे ब्रदर ने कहा कि नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए शॉप पर आया करो, तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। तो सुबह मैं शॉप पर जाया करती थी और जैसे मैंने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करके मैंने दरवाजा खोला, देखती हूँ कि पार्किंग में गुरुजी खड़े हैं और अब मैं उनको किस में देख रही हूँ, वो चोले में है, अब वो पैंट शर्ट में नहीं है गुरुजी। एंड आई वॉज शॉक्ड क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को इस अवतार में नहीं देखा था। सबसे पहले तो मैं उनको देख करके शॉक्ड हो गई क्योंकि मेरा दिल कब से उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था, देखने के लिए कोशिश कर रहा था। और जैसे मैंने गुरुजी को देखा मैं उनके पास गई और उनको सामने मत्था टेका। तो जब मैं 1989 में मिली तब मेरे हस्बैंड का जो पोस्ट था वो था BM मतलब ब्रिगेड मेजर। जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी इतने साल बाद मुझे कहते हैं कि BM आंटी हुण गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। और संगत जी मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। आई वॉज स्टंट। और सब कुछ इतने साल के बावजूद भी गुरुजी को सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और गुरुजी के साथ में कुछ आंटी थी जिनको मैंने बाद में पहचाना कि शर्मा आंटी थी, जिनको प्यार से लस्सी आंटी कहते थे। तो जब हम वहां से चलने लगे किसी शॉप में जाने के लिए तो मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी गुरुजी कहाँ होते हैं। तो आंटी कहती है कि छतरपुर की तरफ आ जाओ। तो मैंने कहा कि कहाँ है छतरपुर, मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि नहीं आप पहुंच जाओगे छतरपुर, किसी से भी पूछ लेना। और बस मैं फिर वहां से मिलकर गुरुजी से मिलकर अपने घर आ गई, अपने हस्बैंड को बताया और फिर हम गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और शाम का समय था और गुरुजी का जो फेवरेट साइड बोर्ड है, गुरुजी वहां बैठे हुए थे और गुरुजी वहां बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे, अपनी टांगी हिला रहे थे। तो देखो इतने सालों बाद पहले दिन मुझे बोला BM आंटी एंड नाउ माय हस्बैंड वाज बिकम कमांडर इन दिल्ली। और अगले दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। और इतने प्यार से स्माइल दी और कहा कि हर हफ्ते तेरे को आना है और बच्चों को भी लेके आना है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अंदर गए और अपना चोला पहनकर आए और मेरे लिए सब कुछ देखना बहुत नया था। तो वहां पर छोटे मंदिर में सारी संगत, बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो कॉल्ड VIPs ऑफ दिल्ली वो सब आए हुए थे वहां पर। कोई चरण दबा रहा है, कोई कहाँ बैठा हुआ है,
तो मेरे लिए सारा बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो मुझे थोड़ा अजीब से लगा, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि ये जो मेरे गुरुजी थे वो सबके गुरुजी हो गए। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी वॉज नॉट गिविंग दैट मच ऑफ टाइम एंड दैट मच ऑफ लव जो मुझे दिया करते थे। बट हमें पता है कि गुरुजी ने जब बुलाया है तो प्यार करने के लिए बुलाया है, ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है। हम भी वहाँ बैठे, शब्द सुनी, लंगर किया। फिर जैसा गुरुजी ने कहा, हम हर हफ्ते थर्सडे को कोशिश करते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, हम जाया करते थे। और बस यहाँ से मेरे गुरुजी के साथ सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। आगे का सत्संग मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम आज भी सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी, संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे ये अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा हुआ सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेजा। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे वो गूंथना भी उसकी कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी मौज थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती है संगत जी कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो ये है संगत जी कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए आपको चुना है। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। इसलिए संगत जी, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आया है तो आप समझ लीजिए कि ये समय हमारी आत्मा के निखरने का है। ये समय हमें तराशने का है। ईश्वर हमें तराशना चाहते हैं। इसलिए इन दुख से, इन तकलीफों से घबराना नहीं है। गुरु जी के श्री चरणों में बैठ करके उनका ध्यान करना है, उनका सत्संग करना है और ये बुरा समय भी निकल जाएगा। और इस बुरे समय के निकलने के बाद आप अपने आप को तराशे हुए हीरे के समान पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।